तो दोस्तों सबसे पहले दिल से शुक्रिया उन सभी का जिन्होंने पिछले वीडियो के टारगेट को पूरा करने के लिए अपने कीमती और अनमोल वक्त को निकाल कर कमेंट किया। आपका सपोर्ट मेरे लिए हमेशा प्राइजलेस होता है। लेकिन अब असली कहानी शुरू होने वाली है। आगे जो आप देखने वाले हो वो इतना धमाकेदार और खतरनाक होगा कि एक पल के लिए भी स्क्रीन से निगाहें हटाना नहीं चाहोगे। तो जहाँ भी हो आराम से बैठ जाओ और रेडी हो जाओ, क्योंकि अब कहानी एक ऐसी मोड़ पर जा रही है जहाँ से लौटना मुश्किल है। बीच में रुकना या स्किप करना कहानी के असली मजा को खराब कर देगा। तो बस तबाही को देखो और तैयार रहो। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, डेविल के एक पूरे गांव को तबाह करने के बाद उसे एक छोटी सी बच्ची मिली थी जिसको कि उसने अपने साथ ले लिया था और उसे 15 साल तक पालने का फैसला किया था ताकि वह उसके भयानक पावर को यूज करके अपने गोल को पा सके। लेकिन यह उसके लिए भारी पड़ रहा था, इसलिए उसने अंकु से मदद मांगी थी। और साथ ही हमने अंकु के पास्ट को भी देखा था जहाँ उसके लिए जो सबसे ज्यादा प्रीशियस और खास था वही उसे बचाते हुए मर गई थी उस जगह पर स्पॉन के हमला करने के चलते। पर चूंकि इससे आगे की स्टोरी हम नहीं देख पाए थे तो अब हम आगे की स्टोरी को यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अब आगे बैटल को करते करते अचानक ही डेविल का ध्यान अपने पीछे जाता है जहां वह एडिना और लैला को ना देख बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ था और चिल्लाते हुए कहता है आखिर वे लोग गए कहाँ। इसी के साथ हम 20 मिनट पहले का समय देखते हैं। अंकु और डेविल के खतरनाक फाइट को देखते हुए लैला पहले तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वह उस बैटल में किसी को भी ना जीतता हुआ देख बोर होना शुरू हो गई थी। आगे कुछ समय बाद वह बोलती है डैड ने झूठ बोला था अपने स्ट्रॉन्ग होने के बारे में। इतना बोलकर वह वहाँ से जाने लगती है, जिसको कि देख एडिना तो पहले हैरान होती है, बाद में वो भी उसके पीछे वहाँ से चली जाती है। इसी कारण से डेविल कहानी से बाहर आते हुए हम लोगों से कहता है आखिर तुम सभी ने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं। जो सुनता हुआ अंकु बोलता है लगता है वे लोग मजे कर रहे थे। इसी के साथ वापस स्टोरी में देखती है। फिलहाल के लिए अंकु ने डेविल पर अपने ब्लम अटैक को कर दिया था और उसे पूरी तरह से क्रश कर दिया था। कुछ देर बाद जब सारी चीजें शांत होती है तो हम देखते हैं डेविल को उस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ था। बाद में वह अपने आसपास से धुएं को साफ करता हुआ अंकु से कहता है तुम्हें पता है अगर मुझे बेहतर पता नहीं होता तो इस पर विश्वास करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता कि तुम मुझे एक्चुअली में मारने की कोशिश कर रहे थे। जिस पर कि अंकु उसे बताता है मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं अपने पावर को कम कर लेता तो यह आपकी ताकत का अपमान होता। तो डेविल कहता है तुम यह किस तरह की बकवास को कर रहे हो, मुझे पहले से ही तुमसे कोई भी उम्मीद नहीं थी, तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खाली है। अंकु जो सुन बोलता है भले ही मेरा दिमाग खाली हो सकता है लेकिन मेरा दिल वो पूरी तरह से भरा हुआ है। जिस पर कि डेविल बोलता है तुम सच में पागल हो कमीने कहीं के। तो चलो आज के लिए बहुत ही ज्यादा खेल हो गया। इतना बोलते बोलते जब वो लैला की ओर देखता है तो यह वही शुरुआत वाला सीन होता है जहाँ पर कि एडिना और लैला दोनों ही गायब थे और उन दोनों को वहीं पर बेवकूफों की तरह लड़ता हुआ चोर अंदर चले गए होते हैं। इस कारण से डेविल बहुत ही ज्यादा गुस्सा गया होता है और दरवाजे को खोलने के लिए उन लोगों को बोल रहा होता है, लेकिन वे लोग बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, जिसके चलते डेविल और भी ज्यादा भड़क गया होता है और अपने बजर्क मोड में जाते हुए दरवाजे को तोड़ सीधे अंदर आता है और अपनी डरावनी आवाज में लैला का नाम लेता है। लेकिन फिर भी इस चीज से लैला को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो देखता हुआ डेविल बोलता है ओए क्या तुमने सुना नहीं, तुम्हें उन चीजों को बिल्कुल भी नहीं मांगना चाहिए जिन्हें तुम बीच में छोड़कर भाग जाती हो। लैला जो सुन बड़ी ही खामोशी के साथ उसकी ओर हल्की देखती है और दोबारा से अपने कामों में बिजी हो जाती है। जो देख डेविल और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसके पास जाकर कहता है ओए छोटी मक्खी कहीं के, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। तो लैला बताती है मैं बस उस स्कूल फाइट को ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ। जिस पर कि डेविल बोलता है तुम किस तरह की बकवास को कर रही हो। बाद में वह किसी तरह खुद को शांत करता है और लैला से कहता है ठीक है मुझे दिखाओ तुमने क्या बनाया है। जिस पर कि लैला पहले तो बड़ी ही सीरियस लुक के साथ उसकी ओर देखती है, बाद में स्माइल करते हुए उसे वह ड्राइंग दिखाती है, जिसको कि डेविल जब गौर से देखता है तो उसमें अंकु डेविल को बुरी तरह से धो रहा था और लैला इसे देख बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही थी। इस कारण से डेविल वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही लैला अपने डरावनी लुक के साथ उससे कहती है अपने पिछवाड़े पर मार खाना यह सच में बहुत बुरा है। अपने बेटे के मुंह से इतनी बड़ी बेइज्जती को सुन डेविल बिल्कुल ही खामोश हो गया था और अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आज कभी मेरा डायरेक्शन था जब तक कि उसका गुस्सा मुझ पर नहीं आया एक छोटे बच्चे के रूप में। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम अंकु की वाइफ एलेक्सा के पास्ट को देखते हैं
जहाँ हम उसकी आवाज को नरेटर के वॉइस में सुन पाते हैं। मेरे फादर शहर के फेमस एकेडमी के वेल रिस्पेक्टेड मेडिकल डॉक्टर और प्रोफेसर थे, लेकिन मेरे मॉम के बर्थ कॉम्प्लिकेशन के दौरान गुजर जाने के बाद उन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज कर दिया और एक डॉक्टर से शराबी बन गए। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कभी मेरा ख्याल रखना नहीं छोड़ा। वह सच में बहुत ही ज्यादा काइंड पर्सन थे और खुद को असली में दोषी मानते थे मेरे मॉम को ना बचाने के कारण। इसी कारण से उन्होंने बेस्ट देने की अपनी पूरी कोशिश की। लेकिन साल में एक दिन जरूर आता था जब हमें अपनी मॉम की याद आती थी। उस दिन मेरा बर्थडे था और मॉम की डेथ एनिवर्सरी। इस कारण से हर बार वो उस दिन मुझे थोड़ी देर देखने के बाद मेरे सर को थपथपाते और अपनी जेंटल स्माइल के साथ कहते, फादर तुम्हें बहुत ही ज्यादा चाहते हैं। लेकिन भले ही इस बार उनका शब्द और वार्म जेस्टर दूसरी रातों की तरह सेम ही थे, पर उनकी आंखें इस बर्थडे कुछ और ही कह रहे थे। ऐसा लग रहा था उनकी आंखें दर्दनाक सवालों से भरे हुए थे जिसे वह जानता था कि वह कभी भी नहीं बोल सकता। फिर भी उस एक्सप्रेशन में ना ही कोई गुस्सा था और ना ही कोई नाराजगी। उस सिचुएशन में बस एक खाली सच्चा दुख था। इसीलिए मुझे वो बनना था जिससे कि कोई और मदर मेरी मॉम की तरह ना मरे। मुझे उनको दिखाना था कि मैं ही सब कुछ नहीं हूँ। इसीलिए मैंने उनको एग्जाम्पल के रूप में फॉलो करना शुरू कर दिया और अपनी पूरी लाइफ को मेडिसिन के लिए डेडिकेट कर दिया, जबकि मैं इसमें उतना बेस्ट भी नहीं थे। पर खैर जितने पल भी मैंने जिया वो सारे पल बहुत ही अच्छे थे और मुझे खुशी है मैं अपने अंतिम पलों में जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहती थी उसको प्रोटेक्ट करने में कामयाब रही। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम जान पाते हैं कि प्रकृति का विरोध है। कानून, व्यवस्था, सच्चाई, ये सिद्धांत प्रकृति के टेपेस्ट्री सेक्रेट ज्योमेट्री को परफेक्टली बुनते हैं। लेकिन क्योस वहाँ कोई भी नियम नहीं है, ना ही कोई ताल और ना ही कोई दया। केवल विनाश ही उसका आखिरी नियम है और यही उसका जन्म होने का मीनिंग। हम देखते हैं जब हेल मॉन्स्टर बीस्टों ने जब एडिना और एलेक्सा पर उस समय अटैक किया था तो वहाँ पर उन्हें बचाने के लिए फादर और बाकी के लोग भी आए हुए थे और उन सभी बीस्ट मॉन्स्टरों को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से खत्म किया था। लगभग उसने वहाँ पर आए हुए सभी मॉन्स्टरों को खत्म कर दिया था। लेकिन जब आखिरी का एक बड़ा सा मॉन्स्टर जो कि मेन बॉस था वो पीछे से जब अटैक करता है तो फादर कुछ रिस्पॉन्स कर पाता उससे पहले ही वहाँ पर डेविल आ जाता है और उस मॉन्स्टर के सर को पकड़ पूरी तरह से क्रश कर देता है, जो कि बिल्कुल ही सेम सीन होता है जैसे कि फादर ने पिछले एपिसोड में जब डेविल छोटा था तो उसे बचाया था। उसी तरह बिल्कुल ही डेविल उसके सामने उस मॉन्स्टर का सर लेकर खड़ा था और उसे उसके सामने फेंकते हुए बोलता है, कभी भी अपनी सावधानी को मत हटाओ। जिस पर कि फादर उससे कहता है, बच्चे मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करो। जो सुन डेविल उसकी ओर थोड़ी देर देखने के बाद उससे कहता है, हाँ तो क्या कर लोगे। जो सुन फादर कुछ भी नहीं बोलता है तो डेविल उस पर हंसना शुरू कर दिया था। इस कारण से फादर और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, बेवकूफ बच्चे कहीं के, तुम्हें पता है ना अंतिम स्पॉन जल्द ही दिखाई देने वाला है। जिस पर कि डेविल कहता है, अरे यार इतना चिंता क्यों करते हो, मैंने पहले ही पूरी जगह की जांच कर ली है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। फादर जिस पर कि बोलता है, क्या सच में। तो डेविल बताता है, हाँ मुझे लगता तो ऐसा ही है। जिसको कि सुन फादर अपने सामने देखता हुआ बोलता है, तो फिर वहाँ पर क्या है। हम देखते हैं अंकु एलेक्सा की लाश को लिए अपने घर के सामने बैठा हुआ था। जो देखता हुआ डेविल बोलता है, तेरे के। इसी के साथ वह उसकी ओर आगे बढ़ता हुआ कहता है, वही तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, जल्दी से अपने घर में लौट जाओ, यहाँ पर चीजें और भी बुरी होने वाली है। जिस पर कि अंकु जब कोई भी जवाब नहीं देता है तो वह उसकी ओर थोड़ी देर देखता है और इतनी देर बाद भी उसका कोई भी जवाब ना पाकर डेविल उसके बगल में पड़े हसुआ की तरह देखता है जिस पर कि एलेक्सा का ब्लड लगा हुआ था। इस कारण से डेविल उससे कहता है, अगर तुम अपने घर के अंदर नहीं जाते हो इंसान तो तुम भी उसके भाग्य का हिस्सा बन जाओगे। जो सुनो अंकु पहले तो कुछ भी जवाब नहीं देता है, बाद में उसका इशारा ऐसा लग रहा था कि मानो वो वहीं पर रुकना चाहता है, जिसके चलते डेविल उसको मजबूर नहीं कर पाता अंदर जाने के लिए और वहाँ से पलट कर जाते हुए उससे कहता है, ठीक है अगर तुम्हारी इच्छा यही है तो अपने मीनिंगलेस डेथ के लिए तैयार रहना। इसी के साथ वह फादर के पास जाकर कहता है, इतने समय के बाद भी क्या आपको लगता है कि मनुष्य इन आक्रमणों की तैयारी के लिए और अधिक प्रयास करेगा। तो फादर उसे बताता है, लियोरियस ये सेम क्रिएचर हैं जिन्होंने अपने सिविलाइजेशन को उस समय पर भी बिल्ड किया जहाँ बाढ़, सूखा, वोल्केनो सारी चीजें थी। इसी तरह वह उसे काफी कुछ बताता है पर फिर भी वे जल्द ही इतिहास के परिणामों को भूल जाते हैं। तो डेविल कहता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है वे स्पॉन आखिरकार इस तरह के आइसोलेटेड सेटलमेंट पर अटैक क्यों करेंगे। वे हमेशा अधिक आबादियों वाली जगहों पर दिखाई दिए हैं। तो फादर उसे बताता है, यह पोर्टल हर एक सेंचुरी में इस रियलम में खोलता है। इस कारण से ह्यूमन किंगडम वे हमें मैजिक रिसोर्सेज देते हैं इन्हें खत्म करने के लिए और हम उन फॉर्मिडेबल बीस्टों को रोकते हैं यहाँ पर आने से। जिसको कि सुनता हुआ डेविल कहता है, आपको
पता है आपकी इन पहेलियों को मैं जरा सा भी नहीं समझ पा रहा हूँ। जिस पर कि फादर कहता है, बच्चे मेरी बातों को समझो, यह बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। केवल डीमन काउंसिल ही है जो इस पर बात कर सकती है और इसके अंत तक पहुँच सकती है, जिसका कि अब तुम हिस्सा हो। यदि तुम पिछली बार अंदाजा गलत नहीं लगाते तो आज हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। अगली बार मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो डेविल उसे बताता है, यह पूरी तरह से मेरी गलती नहीं है, आप ही थे जो उन राक्षसों के साथ मुझे हेला के साथ भेजा था, जिसने की सारी गड़बड़ी की थी। जो सुनता हुआ फादर कहता है, अच्छा तब तो इसका मतलब यह है कि तुम पहले से हर सिचुएशन के लिए तैयार नहीं थे। इसी तरह वह उससे बात कर ही रहा होता है, तभी वहाँ की जमीन कंपन करना शुरू कर देती है, क्योंकि आसमान में एक नया पोर्टल खुल चुका था और सारी चीजों को अपने अंदर सोखना शुरू कर दिया होता है। जिसको कि देखता हुआ फादर बोलता है, क्या ही भाग्य है, चलो तुम्हारा टेस्ट अनएक्सपेक्टेड ट्रिब्यूलेशन के साथ शुरू होती है। यह शहर के विपरीत छोर पर खुला है। जो सुनता हुआ डेविल स्माइल करने लगता है और अपने फादर से कहता है, क्यों ना एक रेस हो जाए, आप इसके बारे में क्या सोचते हो। इतना बोलकर वह उस ओर काफी ही ज्यादा स्पीड में भाग जाता है, जिसको कि पीछे से देखता हुआ फादर, अगर तुम्हारी इच्छा यही है तो क्यों नहीं। इसी के साथ वह भी बहुत ही ज्यादा रफ्तार के साथ डेविल के पीछे चला जाता है और एक पल के अंदर ही हम देखते हैं वह डेविल को पकड़ लिया था। डेविल जिसको कि देखता हुआ बोलता है, वाह क्या बात है। इतना बोलते बोलते अचानक से ही उसके हाथों में कुछ होना शुरू हो गया था। बाद में हम देखते हैं यह बस उसे मिडिल फिंगर दिखा रहा था, जिस पर कि फादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और आगे वो कुछ कर पाता उससे पहले ही डेविल एकदम से ही उसे पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है और फादर उससे काफी ज्यादा पीछे रह गया था। आगे वो लोग एक जगह पर पहुंचने के बाद कहते हैं, फाइनली, पर अगली बार कहीं और भी ज्यादा सीनियर एक्सेसिबली चुनना। लेकिन खैर, मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया। इसी तरह वह लोग काफी ज्यादा फालतू की बातें करते हैं। अंत में फादर कहता है, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा दोबारा किया तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास भेज दूंगा। जो सुनता हुआ डेविल बुरी तरह से घबरा चुका होता है और उन चीजों को याद करता हुआ कहता है, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फिलहाल के लिए पहले हमें इन चीजों को खत्म कर लेना चाहिए। इसी तरह वे लोग बात करते हुए उस सर्कल के पास जाकर उसे थोड़ी देर तक गौर से देखने के बाद डेविल कहता है, आखिर यह किस तरह के बकवास को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फादर उसे बताता है, यह पहले से ही एक स्पॉन है। पर इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम अंकों के दोबारा पास्ट को देखते हैं, जहां वो एलेक्सा के हाथों को उसके फादर से मांगने गया था और उसका फादर बोल रहा था, तो तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो। तो अंको बताता है, हाँ सही कहा आपने। जिस पर कि एलेक्सा के फादर वह शराब के घूंट पर घूंटे लेने के बाद उसे काफी ही जोरदार तरीके से गिलास को टेबल पर मारता है और फिर बिना कुछ बोले बार बार लगातार बोतल पर बोतल को घटकता जाता है, जिसको कि अंकु चुपचाप देख ही रहा होता है। तभी एलेक्सा का फादर कहता है, एलेक्सा इस बूढ़े आदमी के द्वारा पाली गई है, जब से उसकी माँ गुजर गई हम बस परेशान लोग हैं, तो फिर तुम ऐसा क्यों करना चाहोगे। इतना बोलते हुए जब वह अंकु को एक गिलास देने की कोशिश करता है तो अंकु उसे मना करता है, पर वह उसे देते हुए बोलता है, बच्चे ले लो, यह दर्द को कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है। इससे तुम अपनी लाइफ की सबसे बुरी चीजों को कुछ देर के लिए भुला सकते हो। पर खैर, क्या तुम्हें पता है, मुझे हर दिन अपनी बेटी की बहुत चिंता होती है, क्योंकि उसे विरासत में मेरी हट मिली है, साथ ही मेरी एडिक्टिव टेंडेंसी। जब हम खुद को दोष देने से नहीं बचते हैं तब हम गिल्ट को पाते हैं, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी वह मुझसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। हाँ, मैंने अपनी वाइफ को खोया है, लेकिन उसने भी अपनी माँ को खो दिया। दुनिया में सबसे ऐसे अद्भुत पर्सन को जिसको कि पाना सभी का हक होता है। इन सब के बावजूद भी मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ, जबकि बाहर वह अपने गिल्ट और अपने अंदर के डीमन का सामना कर रही है। इस लेवल का संकल्प मैं कसम खा के कहता हूँ, वह उसे उसकी माँ से मिली है। वह जो नर्क को भोग रही है, मैं तो उसकी तुलना में कुछ भी नहीं हूँ। अरे यार, चलो मैं इनकी बातों को थोड़ा सा सिंपल करके बताता हूँ। इस बंदे को ऐसा लगता है वह बहुत खुश नसीब है कि उसे एलेक्सा जैसी बेटी मिली है और वह बिल्कुल अपनी माँ की तरह है, जो कि उसकी तरह गम में नहीं डूबा और वो जो चाहती है उसे करने के लिए अपनी पूरी मेहनत की बिना किसी और की परवाह किए। इसीलिए यह नहीं चाहता है कि कोई उसके जैसा उसकी बेटी की जिंदगी में भी आए। वह बस चाहता है कि उसकी बेटी उससे भी कुछ अच्छा डिजर्व करे, नहीं तो वह उसे खत्म कर देगा, मतलब उस बंदे को। इसीलिए फिलहाल के लिए अभी वह अंकु से पूछता है, बस मुझे एक सॉलिड रीजन दो, आखिर क्यों तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बेटी से शादी करना डिजर्व करते हो। इतना बोलते हुए वह शराब को पी ही रहा होता है। तभी अंकु कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जो सुनता हुआ एलेक्सा का फादर वह बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, बाद में उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, तब तो तुम्हें यहाँ से अपने पिछवाड़े को लेकर भाग जाना चाहिए, इससे पहले कि मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूं। अंकु जो सुनता हुआ कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा मतलब है कि मैं आपके सवालों
का प्रॉपरली आंसर नहीं दे सकता कि आखिर क्यों मैं यह डिजर्व करता हूँ, क्योंकि अलेक्सा वह ना ही मुझसे बिलोंग करती है और ना ही मैं उसका ऋणी हूँ। इतना बोलते हुए वह माहौल को भारी करने के लिए जैसे ही शराब को पीता है उसे खांसी होना शुरू हो गया था, कारण वह इससे पहले कभी भी शराब को नहीं पिया था। पर फिर भी वह अलेक्सा के फादर से कहता है मैं बस उससे प्यार करता हूँ और यही मेरा आंसर है। जो सुनता हुआ अलेक्सा का फादर वह तुरंत ही खामोश हो जाता है और उसे थोड़ी देर तक गौर से देखने के बाद स्माइल करना शुरू कर दिया था। बाद में वह कहता है चियर्स बच्चे, तुम्हारा आंसर अच्छा था, तुम पास होते हो। इसी के साथ वह जब दोबारा से घूंट को मारने के लिए तैयार होता है तो उसका शराब खत्म हो चुका था। इस कारण से वह अंकु से पूछता है क्या तुम इसे खत्म करने वाले नहीं हो। पर खैर सीन चेंज होता है और हम फादर और डेविल को दोबारा देखते हैं, जहाँ फादर बोल रहा होता है हमने बहुत ही ज्यादा लेट कर दिया है, वह ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। आगे वो कुछ बोल पाता तभी हम देखते हैं उन लोगों पर अटैक हो चुका था, जिसको कि आगे बढ़ फादर रोकते हुए डेविल से कहता है बच्चे तुम्हें इसमें कूदने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहीं पर खड़े रहना। जो सुनता हुआ डेविल वो कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन उसी समय वह स्पॉन अपनी जड़ों को फैलाता हुआ फादर को अवॉइड कर डेविल पर अटैक कर दिया था, जिसको कि डेविल बस अपने हाथों के झटके से ही तबाह करता हुआ बोलता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो फादर उस स्पॉन के अटैकों को रोकता हुआ उसे बताता है ऐसा लगता है कि हम पीछे धकेले जा रहे हैं, जिस पर कि डेविल कहता है अरे यार तुम सच में काफी कमजोर हो। इतने में ही फिर से उस पर टेंटिकल के साथ अटैक हो चुका होता है, जिसको कि वह पकड़ता हुआ बोलता है बेवकूफ कहीं के, सच में यह बहुत ही ज्यादा एनवाइंग है। इतना बोलते बोलते वह अचानक से ही शांत हो गया था, क्योंकि वह टेंटिकल पीछे से घूमते हुए उसे स्टैब कर दिया था। इस कारण से फादर वह पूरी तरह से शॉक में चला गया होता है और उसे अपने सामने डेविल की जगह छोटा डेविल दिख रहा था, जो कि उससे मदद मांग रहा था। अपने बेटे की ऐसी हालत को देख फादर वह पूरी तरह से बजर्ग हो चुका होता है और चिल्लाते हुए उसकी ओर भागता है। तभी वह टेंटिकल एक एंटिटी में बदलते हुए उससे कहता है डर वास्तव में प्रेम का सबसे शुद्ध रूप होता है। एक पल पहले ही तुम लोग कितनी बुरी तरह झगड़ रहे थे, पर अब जरा देखो तुम अपने बेटे की ऐसी हालत को देख किस तरह पागल हो रहे हो। तुम्हें इस तरह डर में कांपते हुए देखना सच में शानदार है। जो सुनता हुआ डेविल बोलता है भैंस की टांग, यह कमीना आखिरकार है कौन। इतना बोलते बोलते उसे अचानक ही खून की उल्टियां होना शुरू हो गया होता है। डेविल की ऐसी बातों को सुन वह एंटिटी बोलता है एनबास आखिर कब से तुम अपने बेटे को इस तरह की बेकार चीजें सिखाने लगे, उसे तो लोगों से बात करने की जरा सा भी तमीज नहीं है। तो फादर उससे पूछता है आखिर तुम वहाँ से भागे कैसे, जिस पर कि वह एंटिटी बोलता है मैं कैसे भागा, यह तो बहुत ही बड़ी पहेली है, शायद तुम्हें इसे जानने के लिए और अधिक सब्र करना होगा। इसी के साथ वह फादर पर एकदम से ही अटैक कर दिया था, जिससे कि फादर अवॉइड करता हुआ कहता है ओह अच्छा ऐसी बात है, पर मुझे लगता है यह तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं है। जिस पर कि वह एंटिटी कहता है ओह तो तुम्हें ऐसा लगता है, यह तो दिलचस्प है, पर खैर तुम्हें मानना होगा तुम गलत हो, क्योंकि मैं जब करोड़ों सालों के लिए अकेला था तब वहाँ पर मेरे पास सोचने के लिए बहुत समय था। इसीलिए फिलहाल के लिए अभी मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है और तुम्हें काफी कुछ जवाब देना है, क्योंकि मैं जब उस रियलम में बंद था और एकांत में बिल्कुल ही अकेला था तो मैंने वहाँ पर काउंटलेस स्पॉन को बनाया जो कि मेरी जगह पर तबाही को मचा था। लेकिन तुम सभी ने मिलकर मैंने जो प्यार से क्रिएशन किया था उसे बुरी तरह से खत्म कर दिया, जिसके चलते तुम्हारा मेरे बच्चे के प्रति करुणा वह मुझे बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचाया है। और यही चीज वो थी जिसके चलते मैंने उन खोए हुए सोल्स को ब्लेस किया और उन्हें एक पर्पस दिया, मेरी ग्लोरी को अपनी नियति बनाकर इसे दोबारा से रिस्टोर करना और मेरे न्यू वेसल को इनफ मैजिक को प्रोवाइड करना। हालांकि मेरे श्राप का भार वह संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन सैक्रिफिकल मैजिक से इसे शानदार तरीके से किया जा सकता है। तो फादर कहता है मुझे अफसोस है तुम्हारा इतना एफर्ट कई बार फेल हुआ। जिस पर कि वह एंटिटी उसे बताता है अरे नहीं यार तुम्हें अफसोस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना बोलते हुए वह फादर पर काफी ही ज्यादा जोरदार अटैक को करता है और उसे पीछे बहुत ही दूर तक धकेल दिया होता है। जिस पर कि फादर कहता है खैर मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई ओल्ड फ्रेंड। जो सुनता हुआ वह एंटिटी वो भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो गया था। वहीं फादर उसे बता रहा होता है लगता है कि तुम्हारा पॉइजन अपने लिमिट पर पहुंच गया है। जो सुनता हुआ वह एंटिटी बोलता है वेनम, नहीं माय डियर यह वेनम नहीं है, बस हमारे तरीके अलग हैं। इतना बोलते हुए वह जैसे ही अपने चेहरे पर कट लगाता है तो बिल्कुल ही सेम कट फादर के चेहरे पर भी लगता है। साथ ही अब उससे ब्लड निकलना शुरू हो गया था, जिसको कि पीछे से जमीन पर पड़ा हुआ डेविल अपनी अधमरी हालत में देख रहा था। वहीं हम उस एंटिटी को देखते हैं जो कि भले ही फादर के चेहरे पर एक स्कार लगाने में कामयाब था, लेकिन नुकसान उसे भी हुआ था, पर फिर भी वह इसकी परवाह न करते हुए फादर के वेपन को एब्जॉर्ब करता हुआ
खुद के ही बॉडी का एक पार्ट बनाते हुए उससे कहता है, लगता है शायद मुझे अब इससे भी स्ट्रॉन्ग बॉडी की आवश्यकता है और मुझे तुम्हें शायद शुक्रिया बोलना चाहिए। तुमने मुझे खत्म करने के लिए काफी कुछ किया, इसीलिए अब मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस नए खिलौने की अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए। उम्मीद है यह आसानी से नहीं टूटेगा। जो सुनता हुआ फादर वो बुरी तरह से घबरा चुका होता है और डेविल की ओर देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा खराब हालत में था। इस कारण से वह उसे चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी वहाँ से हटो बेटे। पर काफी लेट हो चुकी थी। उस एंटिटी ने डेविल पर अटैक कर दिया था और डेविल वो कुछ भी नहीं कर पाया था। इसके बावजूद भी फादर उसे बचाने के लिए भागते हैं और हम बस ब्लड को उड़ता हुआ देखते हैं, क्योंकि फादर डेविल और उस एंटिटी के बीच आ चुका था। अपने फादर की ऐसी हालत को देख डेविल पूरी तरह से सदमे में चला गया था और कुछ भी नहीं समझ पाया होता है कि अभी अभी हुआ क्या। वही फादर उस एंटिटी के टेंटिकल को पकड़ता हुआ अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया होता है। साथ ही वह अपने ओरिजिनल फॉर्म में चेंज होने लगा था। लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी एक खतरनाक चीख के साथ सारी चीजें शांत हो जाती है, क्योंकि उस एंटिटी ने उसके अंदर एक और टेंटिकल को घुसा दिया था। बाद में उससे कहता है, मेरे अनमोल बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी उस नौटंकी को करने की अनुमति दूंगा? यानी कि वो उसके पावर को बाहर निकालने से रोक रहा होता है और उसे बुरी तरह से जकड़ते हुए कहता है, तुम्हें यहाँ पर बस चिल्लाने की अनुमति है तो अपनी औकात में रहो। और तुम छोटे कीड़े, माफ करना मैं अपना परिचय देना भूल गया, पर खैर मैं तुम्हें बता दूं, मुझे शुरुआत से ही कई सारे टाइटल दिए गए हैं, क्योंकि मैं डिवाइनिटी के सबसे नजदीक हूँ, द गिवर ऑफ लाइफ। लोग मुझे ईव के नाम से जानते हैं और मैं ही हूँ मोक्ष का असली रास्ता, सृष्टिकर्ता के मूल महिमा का अंतिम पवित्र अवशेष। अगर सिंपल भाषा में मैं तुम्हें बताऊं तो तुम मुझे अपना फादर बुला सकते हो। देखो मुझे, मैं हमेशा से था एक स्ट्रॉन्ग माता पिता के रूप में, ना कि उस ओल्ड मैन की तरह। इसी तरह वह कुछ बातें करता है और आगे एक कहानी सुनाता है। शुरुआत में सारी चीजें सिंगुलैरिटी थी, समय पानी की तरह रुका हुआ था, लाइफ और डेथ, शुरुआत और अंत, यह बस एक आइडिया था। और जब अल्फा ओमेगा की शादी हुई तो वह एकमात्र सॉलिटरी एंटिटी थे जिसके अंदर पूरी सृष्टि थी। पर फिर भी वह अकेले कई खरबों सालों तक बिना किसी टारगेट के ऐसे ही घूमते रहे। हालांकि वे सुप्रीम थे, उनके पास सब कुछ था पर कुछ भी नहीं, और उनकी यही चाहत उन्हें कुछ बनाने के लिए प्रेरित किया, जिसके चलते उन्होंने सबसे पहले अपने आंतरिक रूप को बनाया। वे बिना किसी फॉल्ट के थे, ऐसे डेमीगॉड्स जिनके पास महान शक्ति थी और अद्भुत सुंदरता। लेकिन इसके बावजूद भी वे कुछ ही समय बाद इन सब से बोर हो गए, क्योंकि दोष रहित प्राणियों में चमत्कार की क्षमता का अभाव होता है और देखते ही देखते वे डेमीगॉड्स उनके लिए बस एक दर्दनाक याद बनकर रह गए। इसीलिए उन्होंने विलाप करते हुए कहा, पूर्णता एक खोखला दुख है, और इस खालीपन की अनुभूति को दबाने की बढ़ती हुई इच्छाएं जल्द ही जुनून में बदल गई, जिसके फलस्वरूप उनके मन में एक ऐसी तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई जिसको कि दबाया नहीं जा सकता था, और वो थी एक आत्मा को बनाना, यानी कि एक सोल। इस समय तक उनकी इच्छा बहुत ही अधिक बढ़ चुकी थी और उन्होंने एक बच्चे को बनाया जो कि इनपरफेक्ट था, बस उसे प्यार करने के लिए। इसी तरह उनकी क्रिएशन की स्पीड वह बढ़ती गई और अंत में उन्होंने ब्रह्मांड को पवित्र त्रिमूर्ति उपहारों को प्रदान किया, जिनमें कि सबसे पहले सितारों की चमक जो कभी उनकी नसों में बहती थी बाहर निकले और अपने चमकदार रक्त से आकाश के शून्य को रंग दिया। बाद में जब पूरा आसमान प्रकाश से भर गया तो उसके शरीर का दिव्य मलबा हवा में बिखर गया, जो कि उपजाऊ मिट्टी को प्रदान किया और जीवन अपने प्रचुर मात्रा में फल फूलने लगा। इस कारण से ऑब्लिवियन के आखिरी घंटे से पहले अपनी ऐसी क्रिएशन को देख उनका दिल पूरी तरह से भर गया, क्योंकि उनके भीतर की असीम आत्माएं निर्मित होते ही ब्रह्मांड में गूंज उठी थी तथा उन बच्चों के भीतर चेतना की चिंगारी प्रज्वलित हो गई, जो कि उनके पीछे छोड़ी गई धूल से उत्पन्न हुए थे। और इस प्रकार सृष्टि की परम कलाकृति सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आई, मैनकाइंड यानी कि ह्यूमैनिटी, इंसानियत, इंसान। इसी के साथ हम ईव को देखते हैं जो कि इस कहानी को सुनाता हुआ बोलता है, बहुत ही अच्छा, दिल को छू लेने वाला प्रेम और त्याग की कहानी थी, सही कहा ना? लेकिन आखिर तुम चुप क्यों हो? चाहो तो तुम मुझसे पूछ भी सकते हो जो भी तुम चाहो, क्योंकि जब सब एक थे तब सारी चीजें परफेक्ट थी। नहीं, मेरा मतलब शानदार थे। परफेक्शन ही परफेक्ट है, क्योंकि अगर ईमानदारी से कहूँ तो कोई भी जीवन के आनंद के अमृत को संजो कर नहीं रख सकता। निराशा ही सबसे कड़वी दवा है। साथ ही मानना होगा कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता हानि की संभावना के बिना, क्योंकि हाँ, यह एक ऐसा दर्द है जिससे कि हम सभी कभी न कभी अंततः परिचित होते ही हैं, और यही वह एक ऐसी शक्ति है जो हम सबको जोड़े रखती है। हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ग्रैंड टेपेस्ट्री में
में, और यही हमारे ब्रह्मांड की सुंदरता है। इतना बोलते हुए वह फादर को काफी दूर फेंक देता है, हवा में उड़ाते हुए, और उसके शरीर में कई सारे अपने टेंटिकल को भेदते हुए कहता है, तो अब मुझे अनुमति दो अपनी सुंदरता, सफरिंग, हेल्पलेस और तुम्हारे दर्द को एक साथ फील करने के। जैसे जैसे हर एक कट के साथ तुम्हारा ब्लड दर्द के साथ बाहर निकल रही है, वैसे वैसे मेरा दिल इसे पूरी तरह से महसूस कर रहा है। यह सच में मोस्ट इंटीमेट बॉन्डिंग एक्सपीरियंस है। तो मेरे बच्चे, इस ट्रेमेंडस मोमेंट को फील करो। महामहिम अपने रास्ते पर आने के लिए तुम्हारी मदद करेंगे, क्योंकि उद्देश्य का सबसे बड़ी समझ केवल हमारे गहरे दुख में ही रहता है। इसीलिए यह दर्द मैं तुम्हें अभिषेक के रूप में दे रहा हूँ, जो कि एक डिवाइन इंटरवेंशन है। जल्द ही यह पैशनेट हेट्रेड में बदल जाएगा, और जब ऐसा होगा तो तुम मेरे सील हुए आत्मा को ढूंढोगे। जहाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे बदला लेने का बेसब्री से इंतजार कर रहा रहूंगा, क्योंकि जब वह दिन आएगा तो मैं तुम्हें अपना लूंगा अपने एक वैसल के रूप में। इतना बोलते बोलते वह वहाँ से गायब हो गया होता है। फादर और डेविल की अधमरी हालत करने के बाद, नहीं, फादर को मौत के रास्ते पर धकेलने के बाद, जिसको देखता हुआ डेविल वो कुछ कर पाता, उसी समय हम फादर को देखते हैं। उसके अंदर से एक ब्लैक एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो गया था, और अपने शरीर में इतने सारे छेद होने के कारण शायद वह वहीं पर मारा गया था। इस चीज को देखता हुआ डेविल वह आवाज तो निकालना चाहता था, पर वह नहीं कर पाया अपने फादर को देखने के अलावा। लेकिन उसके दिल में एक दर्द से भरी नफरत पैदा हो चुकी थी, जिसके साथ ही उसकी आंखें बंद हो जाती है, और जब उसकी आंखें कुछ देर बाद खुलती है तो वह खुद को किसी और ही जगह पर पाता है, जहां वह अपने आसपास देखने की कोशिश करता है तो उसे दर्द होना शुरू हो गया था। इस कारण से उससे कोई बोलता है, फिलहाल के लिए हिलना डुलना तुम्हारे अंदर की जहर को और भी ज्यादा फैला देगा। हम देखते हैं यह अंकु होता है, वह एक मेडिसिन को देते हुए कहता है, सबसे पहले तुम इसे ले लो। पर डेविल को तो अभी भी अपनी पुरानी चीजें और अपनी फादर की मौत याद आ रही होती है, जिसके चलते उसके सर में भयानक तरह से दर्द होना शुरू हो गया था, और काफी ही ज्यादा गुस्से में अपने हाथों को झटकता है। इस कारण से मेडिसिन वह दूर गिर गया था। उसकी ऐसी हालत को अंकु थोड़ी देर देखने के बाद मेडिसिन को दोबारा उठाते हुए कहता है, वैसे यह मीनिंगलेस नहीं था, तुमने जो पहले बोला था वह झूठ था, और इसीलिए मैं तुम्हें अपने पूरे जीवन भर के काम को दिखाना चाहता था। जो सुनता हुआ डेविल एलेक्सा की फोटो और उसके घर के अंदर बनी हुई सारी हाथ की चीजों को देखने लगता है, और अपने पहले अंकु से कह गए उसकी मीनिंगलेस लाइफ वाली बात को याद करता हुआ वह थोड़ा सा निराश होता है। साथ ही वह एम्बैरेस भी था, इसीलिए वह चुपचाप ही अंकु के हाथों से मेडिसिन को ले लेता है, और उसे पीने के थोड़ी देर बाद तक इंतजार करते हुए उससे कहता है, आखिर मुझे किस तरह के तुमने स्नेक ऑयल को पिला दिया है। तो अंकु उसे बताता है, अपने घाव को चेक करो, जिस पर कि जब डेविल अपने कपड़ों को हटा कर देखता है तो उसके घाव लगभग भर चुके होते हैं। और अंकु बता रहा होता है, मैंने डीमनों के बारे में केवल ट्रैवलिंग एडवेंचरों से ही सुना था, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह ब्लीड करते होंगे। तो डेविल उसे बताता है, हम तुम्हारे जैसे इंसानों के मानने से कहीं ज्यादा कॉमन हो सकते हैं। जिस पर कि अंकु बोलता है, ओह तो ऐसी बात है, खैर मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। इतना बोलकर किसी चीज को वह उसे ला कर देता है, जिसको कि जब डेविल खोल कर देखता है तो अंकु उसे बताता है, केवल यही था जो कि वहाँ पर बच चुका था। हम देखते हैं यह फादर का वेपन था। डेविल उसे देखता हुआ कुछ भी नहीं बोल पाता है, और अपने फादर को याद करता हुआ थोड़ा सा तो वह निराश होता है। तो अंकु उसे बताता है, मुझे माफ करना। जिस पर कि डेविल खुद को संभालने के बाद अंकु से पूछता है, आखिर वो अब कहाँ पर है, यानी कि वह एलेक्सा के बारे में पूछ रहा था। जो सुन अंकु भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो गया था। बाद में वह उसे बताता है, मैंने उसे घर के पीछे रखा है, हमारे गार्डन में। जो सुन उन दोनों के बीच एक बड़ी सी खामोशी छा गई थी। बाद में एक लंबी चुप्पी के बाद डेविल उससे कहता है, क्या तुम चाहते हो उसकी स्पिरिट को देखना? अंकु, जिसको कि सुन पूरी तरह से सदमे में चला गया होता है, और अपने मन में कहता है, क्या डेविल के साथ डील। पर आगे कुछ समय बाद हम देखते हैं अंकु डेविल को गार्डन में लेकर आ चुका था, और डेविल एलेक्सा के लाश के पास जाकर बड़े ही गौर से उसे देखने लगता है। और थोड़ी देर तक उसे गौर से देखने के बाद वह अपने फादर के वेपन को ऊपर उठाता है, और उसमें लगी हुई क्रिस्टल के पावर को यूज करते हुए उसे बाहर निकालता है, और उसे एलेक्सा की ओर भेजता है, जहाँ वह एलेक्सा के सर पर जाते ही एक सिंबल को बनाता है, जिसके चलते इतनी एनर्जी बाहर निकलती है अंकु उसे बिल्कुल भी नहीं देख पाता। बाद में कुछ समय बाद जब वह उससे ओर देखता है तो उसे अपने सामने एलेक्सा दिखती है, जो कि नर्क में थी, और उसके पीछे बहुत सारे डीमन पड़े हुए थे। अंकु जिसको कि देखता हुआ कुछ भी नहीं समझ पाता है, और डेविल से कहता है, ये सब है क्या, और वो कहाँ पर है? तो डेविल उसे बताता है, यह गॉड है, उनका छोड़ा हुआ अंश। हमारी यह दुनिया सेलेस्टियल एंटिटी के अलग होने से बनी थी, और इस ओरिजिन पॉइंट का क्रिएशन यूनिवर्स के सेंटर से हुआ था, जिसको कि तुम लोग एस्टा या फिर हॉस्टोल कहते हो। पर तुम मनुष्य जिस तारा पर बिलीव करते हो वह बस एक लाश है उस गॉड के, जिन्होंने हमारी रियलिटी बनाई।
है और उसी गॉड का नाश शरीर तुम्हारा आफ्टर लाइफ है। जब इंसानी शरीर वह खत्म हो जाती है तब आत्मा वापस अपने क्रिएटर के पास एस्टा कोर के अंदर स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू करता है। यह एक ट्रायल की तरह होता है जहाँ डिसाइड होता है तुम नर्क में जाओगे या स्वर्ग में। एक बार जब आत्माएं अपने इस ट्रायल को पास करके उस पोर्टल तक पहुंच जाता है तब शुद्धिकरण के बाद दोबारा उसका रिकार्नेशन हो जाता है। अंकु डेविल की इतनी लंबी सारी बातों को चुपचाप सुन रहा होता है। तभी उसे एलेक्सा के पीछे कुछ डीमंस दिखते हैं जिसको कि देखता हुआ वह बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है ये तो डीमंस हैं। तो डेविल उसे बताता है केवल मॉर्टल ही नहीं है जो कि आफ्टर लाइफ में जा सकते हैं बल्कि वे आत्माएं भी होते हैं जो कि यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं और इसे क्रॉस करने में फेल रहे हैं। सही शब्दों में कहूँ तो यह ऐसे आत्माएं हैं जो कि पहले मनुष्य थे। जिस पर कि अंकु घबराते हुए कहता है तो क्या एलेक्सा भी इसी तरह बन जाएगी। पर जब डेविल कुछ भी जवाब नहीं देता है तो वह और भी ज्यादा घबरा जाता है और डेविल से विनती करते हुए कहता है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, प्लीज उसकी मदद करो। तो डेविल उसे बताता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था डीमंस उस रियलम में इंटर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास आत्माएं नहीं होती है। इसके अलावा मुझे छूना बंद करो। तो अंकु बोलता है फिर तुम मुझे भेजो। डेविल जिस पर कि कहता है क्या। तो अंकु उसे बताता है प्लीज वहाँ मुझे भेजो। जिस पर कि डेविल उसकी ओर थोड़ी देर तक अजीब से चेहरे के साथ देखने के बाद उससे कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी। इसी के साथ वो अपने फादर के पकड़े हुए वेपन को बिना कुछ बोले उसके आगे कर देता है। तो अंकु कहता है क्या मुझे इसे लेना है। डेविल बताता है हाँ बिल्कुल। तो अंकु उससे कहता है आखिर मैं इसे एक्टिवेट कैसे करूंगा। तो डेविल उसे कहता है पहले इसे तुम अच्छी तरह से पकड़ो और एक जोरदार मुट्ठी को बनाओ और सीधे खुद को मार डालो। जो सुन अंकु बोलता है क्या मुझे खुद को मारना है। डेविल बताता है क्या तुम्हें आफ्टर लाइफ में नहीं जाना, चलो जल्दी करो। जिस पर कि अंकु उसकी ओर थोड़ी देर देखने के बाद उससे कहता है ठीक है मैं ऐसा करूंगा। वहीं डेविल बोल रहा होता है तुम चीजों को बहुत जल्दी समझ जाते हो। इतना बोलते बोलते वह एकदम से ही शांत हो गया था क्योंकि अंकु वह सच में उस वेपन को अपने गले के पास लाकर उससे कह रहा था क्या मुझे इस तरह करना है। जो देखते हुआ डेविल कहता है भैंस की टांग क्या वह सच में ऐसा करने वाला है। इतना बोलते हुए वह तुरंत ही उसके हाथों से वेपन को छीनते हुए कहता है तुम कर क्या रहे हो पागल आदमी। अंकु बताता है मुझे लगा था तुमने ऐसा करने के लिए बोला था। तो डेविल कहता है क्या तो तुम सच में कोशिश करने लगे। तो अंकु बताता है अगर मेरे पास यही एकमात्र रास्ता है तो मैं इसे जरूर करूंगा। डेविल जो सुन बिल्कुल ही शांत हो गया होता है। बाद में उससे कहता है एक और रास्ता है जो सच में काम करता है। हालांकि अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तो मैं इसे कभी भी सजेस्ट नहीं करता। तो अंकु कहता है प्लीज प्लीज मुझे बताओ वह कौन सा रास्ता है, तुम जो चाहोगे मैं वो करूंगा। जिस पर कि डेविल कहता है मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है पर खैर तुम्हारी इच्छा को देखते हुए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दोबारा चेतावनी देना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो अभी भी तुम अपने फैसले को बदल सकते हो। पर शायद वह हमको इसके लिए नहीं मानता है। तो हम कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ पर वह बोल रहा होता है क्या ये कॉन्ट्रैक्ट। जिस पर कि डेविल बोलता है हाँ सोल बेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। इससे पहले जब मनुष्य हमें राक्षस के रूप में नहीं देखते थे तब वे हमें एक देवता के रूप में मानते थे। मेरे जैसे लोगों को तुम्हारे परलोक के देवता के रूप में माना जाता था जो जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा है। शक्तियाँ हमारे अवशेष ये सभी तुम्हारे शाश्वत चक्र के इस महत्वपूर्ण पहलू को सुगम बनाने के लिए उपकरण थे और उन्हीं अनुष्ठानों के एक पहलू में साइकोपॉम्प का निर्माण शामिल था। मृत्यु की घाटी के अवतार जो अपने राज्य में आत्माओं का प्रवेश कराते हैं। ये अजीवित अवतार केवल एक अपनी इच्छा से मानव बलिदान से ही पैदा हो सकते हैं। इसीलिए जाहिर सी बात है कि हम अक्सर ऐसे स्वयं सेवकों से नहीं मिलते हैं जो अनंत काल तक अपनी मानसिक यातना सहने के लिए अपनी आत्मा को समर्पित करने के लिए तैयार हो। यहाँ तक कि जब सारे तारे एक साथ होते हैं और पर्याप्त समय दिया जाता है तब भी वे अंततः पागल हो जाते हैं और एक दिन रिटायर हो जाते हैं। इसीलिए काफी समय से हमें उस जगह को भरने वाला कोई नहीं मिला है, मतलब कि उस पोजीशन को लेने वाला। जो सुनता हुआ हम अंकु को देखते हैं उसकी शैडो में उसकी आंखें ग्रीन होना शुरू हो गया होता है और वह डेविल से कहता है इसका मतलब अगर मैं उस पोजीशन को लेता हूँ तो इसका मतलब क्या मैं उसकी सुरक्षा की गारंटी दे सकता हूँ। डेविल बताता है समय के अंत तक या फिर जितना अनंत काल तक तुम सहन कर सकते हो। अंकु बताता है मुझे स्वीकार है केवल उसके लिए। तो डेविल कहता है क्या बात है, मैं अभी तक किसी ऐसे इंसान से नहीं मिला जो मरने के लिए इतना उत्सुक हो। पर खैर इस कॉन्ट्रैक्ट को लागू करने से पहले मैं इसकी शर्तें बता देता हूँ। तो मुझे अपना नाम बताओ इंसान। अंकु बताता है एरेन। डेविल कहता है ठीक है एरेन, अगर तुमको अंतिम संस्कार के समय शादी से कोई दिक्कत नहीं है तो फिर तुम आज डेथ से शादी करने वाले हो। यह पंथ विस्मृति के साथ शाश्वत मिलन के लिए तुम्हारी प्रतिज्ञा है। प्रोविडेंस को रिजेक्ट करो, अपने वेसल को सांसारिक भाग्य से मुक्त करो, मानवता के प्रकाश का विरोध करो, केवल अंधकार को गले लगाओ, नश्वर चक्र
चक्र का त्याग करो। यह तुम्हारे विवाह की मृत्यु तक की पवित्र शपथ है। यदि तुम इसे स्वीकारते हो तो शाश्वत स्टाइजिया को समर्पण करो और घाटी की छाया बन जाओ। वह इसी तरह अंतर मंतर जादू कलंतर कर ही रहा होता है। तभी अंकु का ध्यान एलेक्सा की ओर जाता है जो कि गुंडों के बीच फंस चुकी थी, जिसको कि देखता हुआ वह कहता है, क्या तुम जल्दी नहीं कर सकते? वह खतरे में है। तो डेविल कहता है, बेवकूफ, हड़बड़ाना बंद करो। अगर मैं इस आदान प्रदान का महत्व स्पष्ट नहीं करता तो यह अनुष्ठान विफल हो जाएगा और तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो उन खोए हुए आत्माओं का हुआ था। तो अब मुझे शांति से इसे स्पष्ट करने दो। आगे कुछ समय बाद वह उसे समझा रहा होता है, वह वुमेन जिसे तुम बचाना चाहते हो, अगर तुम एक बार उसे मौत की घाटी के पार लेकर चले गए तो तुम अंतिम प्रकाश में उसके साथ शामिल नहीं हो पाओगे। और जब उसकी आत्मा उस पार चली गई तो वह अपने बारे में जो कुछ भी जानती थी वह सब कुछ भूल जाएगी और उसकी आत्मा बार बार रिकारनेट होगी। इसी तरह जब भी वह रिकारनेट करेगी तो वह अपने बारे में सारी चीजें भूल जाएगी, जबकि तुम हमेशा के लिए इन दुनियाओं में एकांत में घूमते रहोगे, बस उन खुशी देने वाली ही यादों के साथ। और जब समय आएगा तो वह यादें भी मिट जाएंगी और तुम्हें इतना भी याद नहीं होगा कि वह कैसी दिखती थी। यहाँ तक कि तुम्हारे लिए उसका स्केच भी बनाना मुश्किल होगा। इसके अलावा न ही तुम्हें उसकी आवाज याद होगी, वह आखिर किस तरह बोलती थी, सब कुछ अपरिचित बन जाएगा। तुम भूल जाओगे वह कौन थी, साथ ही उसकी वह छोटी छोटी बातें। और एक बार जब ऐसा होगा तो तुम पूरी तरह से अंततः फीके पड़ जाओगे और केवल जो तुम्हारे पास बचेगा वो होगा शून्य, अंतहीन समय के लिए। तो बताओ मुझे, क्या अभी तुम ऐसा करना चाहोगे? जिस पर कि अंकु बिना एक पल के लिए सोचे उससे कहता है, प्यार केवल यादों से बहुत ज्यादा होता है। यह एक चाबी है जो किसी के दिल के खाली टुकड़े को खोलता है। वह एक ऐसी जगह है जिसको कि हम नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, इसीलिए हम हमेशा इसे बंद करके रखते हैं। परंतु उन द्वारों को हमेशा के लिए बंद करके भी हम खुद ही को लूटते हैं। स्वतंत्रता से आजादी, आजादी से अकेलापन। ऐसा लगता है कोई चीज अभी भी मेरे दिल को पकड़ रखा है जो कि पहले ही यहाँ से चली गई है। उसके बड़े बड़े नाखूनों से भरे पंजे बुरी तरह से मेरे दिल को पकड़ रखा है और इसे मरोड़ते हुए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा हो कि मानो यह मौत हो, लेकिन यह अनोखा दर्द इस बात की सबूत है कि मैं प्यार में हूँ। एडन ने जो मेरे लिए क्रिएट किया, मैं कह सकता हूँ मैंने सच में जिंदगी जी है। वह हमेशा मेरे साथ रहेगी। तो अब मेरी बारी है उसके कर्ज को चुकाने की। चलो मेरी आत्मा को ले लो। जो सुनता हुआ डेविल पहले तो कुछ भी नहीं बोलता है, बाद में हार मानते हुए उससे कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा। जिस पर कि अंकु बोलता है, तुम कॉन्फिडेंट तो हो ना भाई? वह फिजूल की चीजों के लिए अपनी आत्मा को बेच रहा है, अनंत काल के लिए। इसके बावजूद भी अगर बाद में उसे पता चला उसके साथ तो कांड हो गया है तो समझ सकते हो ना क्या हो सकता है भाई। अनंत काल के लिए उसके एल लग जाएंगे और क्या होगा। इसके चलते वह थोड़ा सा घबरा रहा होता है। तो डेविल उसकी बातों को सुनने के बाद उसे बताता है, हाँ शायद यह तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा और तुम्हारा शुक्रिया इतनी अच्छी स्टोरी को सुनाने के लिए। तुमने जो बताया वो तो मेरे दिल को छू लिया। इतना बोलते बोलते वह उस चीज को सीधे उसके अंदर धसा देता है, बिना एक पल के समय उसको दिए सोचने के लिए। इस कारण से हम देख पाते हैं बहुत ही भयानक एनर्जी सीधे आसमान की ओर जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ आफ्टर लाइफ के रास्ते में एलेक्सा को देखते हैं जो कि अपने पीछे पड़े हुए सोल्स से बच रही होती है। वह किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाया ही था, तभी उसके पीछे वाली दीवार में छेद होना शुरू हो जाता है और उसके अंदर से कोई अपने भयानक हाथों को बाहर निकाल कर उसके कंधे पर रखते हुए कहता है, आखिर तुम कहाँ भाग रही हो? उस चीज को देख एलेक्सा तुरंत ही उनसे पीछा छुड़वाती है और दोबारा वहाँ से भागना शुरू कर देती है। वे भटकी हुई आत्माएं बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावनी थी। वह तुरंत ही एलेक्सा के पैरों को पकड़ लेता है और एलेक्सा वो कुछ भी नहीं कर पा रही होती है। वहीं वह सोल बोलता है, स्ट्रगल करना बंद करो, तुम कहीं भी नहीं जा सकते। इसी के साथ वह अपनी पावर से कुछ स्पिरिट स्नेक को बनाता हुआ उस पर अटैक कर देता है, जिसके चलते ऐसा लग रहा था कि अब वह पूरी तरह से खत्म होने वाली है और उसी सोल का हिस्सा बनकर रह जाएगी। पर तभी हम उस अंधेरी सी भरी जगह पर किसी चीज को देखते हैं और देखते हैं एक स्लैश। लेकिन एलेक्सा इस कारण से अपने रास्ते से भटक चुकी थी और वह उस अंधेरे में गिरता हुआ खोने लगी थी, जिसको कि देखता हुआ अंकु तुरंत ही दोबारा उस एंटिटी पर एक और भयानक अटैक करता है और उसके पास से एलेक्सा को लेकर तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है, बिल्कुल किसी हीरो की तरह। पर एलेक्सा को लग रहा था कि वह शायद खत्म हो चुकी है, पर थोड़ी देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वह बहुत ही ज्यादा चौंक चुकी होती है और खुद को किसी और के पास देख तुरंत ही उस पर अटैक कर देती है। लेकिन वह अंकु के चेहरे को देख वहीं पर रुक जाती है और उसकी ओर बिना कुछ बोले थोड़ी देर के लिए देखने लगती है। बाद में उससे कहती है, एरन ये तो तुम हो? तो अंकु उसे बताता है, माफ करना मैं यहाँ आने में थोड़ी देर कर दी, वो मुझे थोड़ा सा किसी को
भाषण देना पड़ा था, जिस पर कि एलेक्सा उससे पूछती है क्या वैसे हम हैं कहाँ पर, क्या हम लोग मर चुके हैं। अंकु बताता है यह परलोक का रास्ता है, मौत की घाटी। एलेक्सा जो सुन कहती है हाँ क्या सच में, पर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, मुझे लगा था तुम बच गए थे, मैंने इसे महसूस किया था, या फिर तुम मेरे पीछे यहाँ पर आने के लिए मरे हो। तो अंकु बताता है अगर मैं हाँ कहता हूँ तो क्या तुम नाराज हो जाओगे। जो सुन एलेक्सा वह बिना कुछ बोले पहले तो उसे काफी ही जोरदार घुसा को देती है, बाद में कहती है तुम बेवकूफ कहीं के, मैं मरी ताकि तुम जिंदा रहो, पर तुम सब बेकार हो गया। उन सब के बाद भी जो कुछ भी मैंने किया, यहाँ तक कि अंत में भी। इतना बोलते बोलते वह काफी ही ज्यादा रोने लगती है। आगे वो कहती है तुमने जो मुझे दिया मैं उसके बदले में तुम्हें कुछ भी वापस नहीं कर पाई। उसकी ऐसी हालत को देखता हुआ अंकु उसके हाथों को पकड़ता हुआ उसके आंसुओं को पोंछता हुआ उससे कहता है ओए छोटी बच्ची, तुम ये सब क्या बोल रही हो, क्या तुम्हें याद नहीं जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने तुमसे क्या कहा था, कुछ लोग पैदा ही होते हैं स्पेशल टैलेंट के साथ, इसीलिए प्लीज मुझे माफ कर दो एलेक्सा। मैं अब तक यह रियलाइज करने में फेल रहा कि मैं कितना स्वार्थी था। इसी तरह वह काफी कुछ हार्ट टचिंग बातें करता है जो कि मैं इग्नोर करने वाला हूँ, नहीं तो स्टोरी बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन से भरा हो जाएगा। बस आखिर में वो कहता है मैं अपने वादे को पूरा करने में फेल रहा, इसलिए तुम खुद को दोष देना बंद करो, और तुम जो कह रही हो कि बदले में तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, तो जान लो तुमने मुझे शुरू में ही वह सब कुछ दे दिया जो मैं मांग सकता था। तुमने मुझे खुद का पर्पस दिया और यही कारण है कि क्यों मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साइड में तुम्हें चीयर अप करते हुए, मेरी सबसे हसीन मोहब्बत। यार देख लो स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, मुझे इसके लिए कोई अच्छा सा शब्द मिला नहीं हिंदी में, तो मैंने यही ऐड कर दिया। बताओ कैसा लगा मेरी हसीन मोहब्बत। खैर आगे अंकु एलेक्सा से कहता है चलो अब हमें आगे जाना होगा, इस बार एक साथ। इसी के साथ हम देखते हैं वे लोग जैसे जैसे आफ्टर लाइफ के रास्ते पर जा रहे होते हैं, वैसे वैसे हम देख पाते हैं उन लोगों की लाइफ उनके सामने दोबारा से किसी फिल्म की तरह चल रही होती है। इसी बीच हम लोग देख पाते हैं उन पर रास्ते में फंसे हुए सोल भी अटैक कर रहे होते हैं, पर चूंकि अब एलेक्सा के साथ अंकु था तो वह उसे हर एक खतरे से बचाता हुआ आगे ले जा रहा होता है। आगे बहुत समय तक चलने के बाद वे लोग आखिरकार अंत में पहुंच चुके थे और अब उनके सामने वह दरवाजा था जहां से पार वह अपनी दूसरी जिंदगी में जा सकते थे, लेकिन अभी भी एक मुश्किल थी। हम देख पाते हैं उस दरवाजे के पास एक और भयानक एंटिटी होती है जो कि अलग अलग सोल के रूप में गॉड के ही रूप होते हैं, पर चूंकि वे अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाए होते हैं तो वे बस इसी तरह भटकते हुए रह गए और यहाँ पर आने वाले सोलों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया ताकि वे उनके जरिए आफ्टर लाइफ में जा सके। और ऐसे ही एक सोल अभी एलेक्सा और अंकु को रोकने के लिए उनके सामने होता है, पर अंकु उसे एक ही झटके में खत्म करता हुआ एलेक्सा के पास जाकर उसे वेलकम करते हुए कहता है प्लीज वेलकम। जो देखता हुआ एलेक्सा को अपनी पुरानी यादें आने शुरू हो गई होती है, कैसे उसने पास्ट में उसे बचाया था, और इसी चीज को याद करता हुआ एलेक्सा उसकी ओर थोड़ी देर देखने के बाद देखो क्या करती है, मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, भाई केस देती है और क्या, बिल्कुल उसके बचपन की तरह। बाद में वो कहती है तो आखिरकार हम यहाँ पर आ ही चुके हैं। आगे वे लोग उस दरवाजे को खोलकर जब अंदर देखते हैं तो उनके सामने तराजू की तरह कोई चीज पड़ी हुई थी, जिसके के पास जाकर जब एलेक्सा अपने हाथों को उस पर रखती है तो वह चीज उसके हाथों के साथ ही चमकना शुरू हो गया था और एलेक्सा कुछ भी नहीं समझ पाई होती है। थोड़ी देर तक उसे देखने के बाद अचानक ही उसे कुछ हिट करता है और उसके अंदर से निकल रही एनर्जी देखते ही देखते एक छोटे से पौधे के आकार में ढल जाता है और उस तराजू वाली चीज पर जैसे ही पानी की बूंद की तरह गिरता है तो वह चीज पूरी तरह से उसे अपने अंदर समाते हुए एब्जॉर्ब कर लेता है और उन लोगों के सामने देखते ही देखते वह वहां से गायब हो जाता है, जिस पर एलेक्सा और भी ज्यादा चौंकते हुए अपने आसपास देख ही रही होती है। तभी उसकी नजर अपने नीचे पड़ती है जहां पर के मानो व्हाइट होल खुल गया हो। सारी चीजें जो पहले अंधेरे में डूबी हुई थी वो सब अब चमकना शुरू हो गया होता है और एलेक्सा के अंदर से निकली हुई वह एनर्जी से बना हुआ पौधा एक बड़े से पेड़ में बदल जाता है और उसके हर एक टहनी पत्तों पर उसकी पूरी लाइफ थी जो कि अब तक उसने जी थी, जिसको कि वे दोनों देखते हुए एलेक्सा एरन से कहती है एरन क्या तुम देख रहे हो हमारे उन खुशी के दिन, मैं चाहती हूँ यह हमेशा ही ऐसा ही रहे। इतना बोलते हुए वह एरन के साथ अब आगे जाने के लिए तैयार थे और आगे जाने लगती है, लेकिन अपने इस खुशी के पल में वो पीछे कुछ महसूस कर रुक जाती है। एरन आगे नहीं बढ़ रहा था, वह वहीं पर रुक चुका था, जिसको देखता हुआ एलेक्सा कहती है तुम क्यों नहीं रहे हो, क्या तुम्हारे जूते का फीता खुल गया है। पर अंकु को कुछ भी ना बोलता हुआ देख एलेक्सा वो भी कुछ भी नहीं समझ पाई होती है तो एरन उसे बताता है मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मुझे तुम्हारी ही जैसी इस वॉइड में खो चुके आत्माओं को तुम्हारे ही तरह अंत तक पहुंचाना है। जो
सुनता हुआ एलेक्सा उससे कहती है, तुम यह किस तरह की बकवास को कर रही हो? मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी आगे नहीं जाऊंगी। मैं फिर से तुम्हें दोबारा नहीं खोज सकती। तो हुआंग को उसे बताता है, नहीं एलेक्सा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, कम से कम हमेशा के लिए तो नहीं। तुम आगे जाओ, मैं यहीं पर रुककर तुम्हारे वापस लौटने का इंतजार करूंगा। जो सुन एलेक्सा बिल्कुल ही खामोश हो चुकी थी। बाद में कुछ समय बाद वह स्माइल करते हुए उससे कहती है, तुम्हारा शुक्रिया एरिन। वैसे तुम एरिन इस गेटअप में अभी कॉमेडियन लग रहे हो। एरिन उसकी इस तरह की बातों को सुन हंसने लगता है। उसे इस तरह मुस्कुराता हुआ देख एलेक्सा वह रोना शुरू कर दिया होता है और आखिरी बार उसके गेटअप को ठीक करते हुए उससे कहती है, मुझसे एक वादा करो एरिन, भले ही तुम कितना ही बिजी क्यों न हो, मुझे मत भूलना। जिसके रिप्लाई में हमको कहता है, अपने अंत तक। जिसको सुन एलेक्सा वह कुछ भी नहीं बोल पाती और अब न ही उसके पास कुछ बोलने के लिए था। इसीलिए अब वो अपने पीछे मोक्ष के दरवाजे को देखती है और अंकों के हाथों को आखिरी बार छूने के बाद उसे वहीं पर छोड़कर आगे की ओर बढ़ जाती है। दर्द, निराशा, डिप्रेशन के साथ साथ खुशी के आंसू को अपनी आंखों में लिए उसे बाइक करते हुए, जिसको कि देखता हुआ अंकु बस वहाँ पर खड़ा रहने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था। बस अपनी जिंदगी के सबसे प्रीशियस हिस्से को वहाँ से जाते हुए देखने के अलावा। कुछ देर बाद कहीं पर हम किसी को बोलते हुए सुन पाते हैं, क्या तुम्हारे लिए यह मुश्किल नहीं था? हम देखते हैं यह एक बूढ़ी स्पिरिट थी जो कि एलेक्सा की तरह ही वर्ल्ड में फंस चुकी थी और अंकु उसे पार कराता हुआ अपनी कहानी बता रहा था। पर बुढ़िया के रिप्लाई को सुन अंकु कहता है, आखिर तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है? तो वह स्पिरिट उसे बताती है, वेल, तुम्हारा काम मौत के बाद लोगों को रास्ता दिखाना है, पर क्या तुम्हें उन्हें पार करता हुआ देख दुख नहीं होता है? जिस पर कि अंकु उसे बताता है, सच कहूँ तो हाँ, मुझे कभी कभी होता है, लेकिन वहाँ पर कोई है जो कि मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, मैं उसके लिए यह अंत तक कर सकता हूँ। जो सुन वह स्पिरिट उससे कहती है, लेकिन तुम उससे कभी भी दोबारा नहीं मिल सकते, तुम्हें पता है ना? अंकु बताता है, वेल, यह मैंने नहीं रखते, मैं उसके इंतजार में अनंत काल तक यहाँ रुक सकता हूँ। अनंत काल मतलब ऐसा समझो कि इन्फिनाइट टाइम के लिए। खैर वह स्पिरिट अपने रास्ते में एलेक्सा के छोटे छोटे कुछ समय के लिए एलेक्सा के फिगर को देखते हुए कहती है, भले ही रास्ते में कुछ छोटे छोटे पलों के लिए ही क्यों ना हो, तुमने इसे अच्छा बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन यह शायद सबसे निराशाजनक बात है। इस तरह मैंने कभी नहीं सुना और ना ही कभी देखा। तो अंकु कहता है, मैं इसे रोमांटिक मानना चाहूंगा। इसी तरह वे लोग बात करते हुए आगे चले जाते हैं और हाँ, मैंने 1-2 मिनट के स्टोरी में चेंजेस किए हैं ताकि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझो। तो अगर कोई इसके मांगा पड़ता है तो भाई प्लीज मुझे पता है। खैर हम देख पाते हैं अंकु एलेक्सा को भूल न जाए, इसीलिए वह वर्ल्ड में परलोक के रास्ते में एलेक्सा के कई छोटे छोटे फिगरों को बनाकर रखा होता है और उससे बातें भी करता है। पर कौन जानता है सच्चाई क्या है? शायद वह पागल हो रहा है, इतने समय तक अकेला आत्माओं की आवाजों को सुनता हुआ, जैसा कि डेविल ने पहले बताया था। आगे सीन चेंज होता है और हम अंकु और लैला को एक साथ देखते हैं। बाद में वह अपनी कहानी को खत्म करते हुए कहता है, यही मेरी कहानी है। जिस पर कि लैला बिल्कुल भी ना ध्यान देकर बस उसकी ओर देखती रहती है और कुछ देर बाद एकदम से ही जोरों जोरों से रोना शुरू कर देती है, जिसको कि देखता हुआ अंकु वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर डेविल आ जाता है और लैला को इस तरह जमीन पर लोटपोट होकर रोता हुआ देख वह कहता है, भैंस की टांग, यहाँ पर चल क्या रहा है? तो अंकु उसे बताता है, मैंने उसे बस अपनी स्टोरी सुनाई है। जो सुन डेविल उस पर बहुत ही ज्यादा भड़कते हुए उससे कहता है, तुम भैंस की टांग, अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने के, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। वही आइडिना उसे संभाल रही होती है। तभी एलेक्सा डेविल के पास भागते हुए आकर उससे कहती है, डैड, मैं कभी भी फिर से उसके साथ नहीं खेलूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो डेविल उससे कहता है, चिंता मत करो लैला, वह डरावना घोस्टमैन अब तुम्हें नहीं डरा पाएगा। तो लैला कहती है, प्लीज मुझे अकेला उसके साथ अब कभी भी मत छोड़ना। जिस पर कि डेविल बोलता है, लेकिन तुमने तो अभी अभी 1 घंटे पहले कहा था तुमने मुझे रिप्लेस कर दिया है। तो लैला कहती है, हाँ, पर मैंने अपना मन बदल लिया है। लैला को इतना डरा हुआ देख अंकु कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आखिर वो हमेशा रोने क्यों लगती है जब भी मैं कुछ बोलता हूँ? मैंने तो उसे एक अच्छी स्टोरी सुनाया था। तो डेविल उससे कहता है, वही पागल आदमी, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, अगर तुमने फिर ऐसा कुछ किया तो मैं यह समझ जाऊंगा कि इतने समय बाद तुम अंततः पागल हो चुके हो। हालांकि इतने लंबे समय तक टिके रहने के लिए निस्संदेह तुम्हें श्रेय देना चाहिए, पर तुम्हारे सोल को चारागाह में भेजना मेरे लिए शांति से भरा होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ तुम फिर से रेंगते हुए बाहर आ जाओगे। जिस पर कि अंकु हंसते हुए उससे कहता है, शुक्रिया आपके एहसान के लिए। और उसके इतना बोलते ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आगे की स्टोरी अब अगले चैप्टर में, जो कि फिलहाल के लिए अभी आया नहीं है, जब भी आएंगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी जिन लोगों ने भी पिछले वीडियो में आगे की स्टोरी के लिए कमेंट किया था उन्हें फिर से एक बार शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों को एहसास नहीं है, मेरे जैसे एक छोटे यूट्यूबर
यूट्यूबर के लिए 1200 से 1300 कमेंट एक वीडियो पर आना कितनी बड़ी बात है। हाँ जानता हूँ 2000 पूरे नहीं हुए, पर भाई 1200 से 1300 कमेंट यार ये भी कम नहीं है। तो हाँ शुक्रिया फिर से आपका। बस ऐसे ही अपने भाई के साथ रहो ताकि हम भी एक बड़ी और डिवाइन आर्मी को बना सके।